ओके, पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम्स में पहले हमने नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट करनी है। स्टिल अगर नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट से पेशेंट को आराम नहीं आता, उसका पेन स्टिल परसिस्ट करता है, तो हमने अब सर्जरी की तरफ जाना है। और सर्जरी में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, सब एक्रोमियल डिकम्प्रेशन दे सकते हैं या फिर हम उसका रोटेटर कफ रिपेयर करवाएंगे। और इन दोनों की अलग अलग से इंडिकेशंस होंगी। अब ये जो सब एक्रोमियल डिकम्प्रेशन वाला पूरा टॉपिक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से आज तक कभी कोई एमसीक्यू या एससीक्यू नहीं आया यूएचएस में। जस्ट आपने इसको एक दफ़ा रीड करना है। मैं आपको मेन पॉइंट्स बता दूंगी कि सब एक्रोमियल डिकम्प्रेशन होती क्या चीज़ है। जो एक्रोमियन प्रोसेस है उसके नीचे आपके पास एक स्पेस है जिसको हम सब एक्रोमियल स्पेस कहते हैं, या उसी में सब एक्रोमियल बर्सा भी पड़ा होता है। उसको हम डिकम्प्रेस करवाते हैं। इसका मतलब है कि अब जो टेंडन वहाँ पे पास हो रहा था, अब उसके लिए इतनी स्पेस होगी कि वो इजीली मूव कर सकता है विदाउट एनी इम्पिंजमेंट। तो बेसिकली इसमें ये डिकम्प्रेस किया जाता है उस जगह को। उसके साथ साथ वो कहते हैं आप एंटीरियर एक्रोमियोप्लास्टी करवा सकते हो। एक्रोमियोप्लास्टी नाम से आपको बता रही है कि इट इज़ समथिंग सम सर्जिकल प्रोसेस जिसकी वजह से हम एक्रोमियन प्रोसेस को शेप को चेंज करेंगे। ठीक है, दैट्स इट। इसमें बस आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। देन जो उसके बाद आपके पास इंडिकेशंस फॉर सर्जरी आती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि एक फिजियोथेरेपिस्ट को पता होना चाहिए कि अब मैंने इसका नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट जितनी हो सकती थी वो कर ली है। अब ऐसे क्या इंडिकेशन या ऐसे क्या रेड फ्लैग्स मुझे मिल रहे हैं कि अब इसने इस पेशेंट को सर्जरी की तरफ रेफर करना है। तो वो ये कंडीशन होती है। सबसे पहला, अगर तो आपने सारा नॉन ऑपरेटिव इंटरवेंशन कर दिया है, स्टिल उसका पेन नहीं जा रहा और ओवरहेड मूवमेंट करने की वजह से उसे ज़्यादा पेन हो रहा है, उस पेशेंट की फंक्शनल मोबिलिटी वापस नहीं आई और जो टाइम है वो 3 to 6 मंथ से भी ज़्यादा हो चुका है, तो इसका मतलब है कि अब उसे सर्जरी करवानी पड़ेगी। ओके, सेकेंड इंडिकेशन फॉर सर्जरी हमारे पास है नियर क्लासिफिकेशन स्टेज 2। स्टेज 2 पे जब स्टेज 2 का मतलब है कि वहाँ पर हमें फाइब्रोसिस भी मिलेगा, बर्साइटिस भी और टेंडिनाइटिस भी मिलेगा। और साथ ही साथ आपको वहाँ पर बोनी अल्टरेशंस मिल सकती हैं, यानी कि कैल्सिफिक डिपॉजिट्स कोई मिल रहे हैं जिसकी वजह से कॉज ऑफ पेन आप ठीक नहीं कर पा रहे नॉन ऑपरेटिवली, तो आपको अब सर्जरी करनी पड़ेगी। थर्ड इंडिकेशन आपके पास रोटेटर कफ से रिलेटेड है। अगर तो रोटेटर कफ में माइनर टीयर आ जाए या फिर कोई और मसला हो जाए, तो आप उसे सर्जरी से ठीक करते हो। उसके बाद सब एक्रोमियल डिकम्प्रेशन की सर्जिकल अप्रोच आती है। अब सर्जिकल अप्रोचेस हमारे पास 3 है यहाँ पर। ये आपको बस इनके नाम पता होने चाहिए और डिफरेंसेस क्या हैं सर्जिकल अप्रोचेस के, दैट्स इनफ। सबसे पहले हमारे पास आती है ट्रेडिशनल सर्जिकल अप्रोच। उसमें आप क्या करते हो, डेल्टॉइड को पूरा डिटैच कर देते हो। बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट नहीं कर रहा होता, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन परफॉर्म करता है, बट फिजियोथेरेपिस्ट की नॉलेज में पूरा प्रोसीजर होना चाहिए क्योंकि वंस पेशेंट की सर्जरी हो गई, उसने वापस फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना है अपनी मूवमेंट को रिगेन करने के लिए। तो सब कुछ फिजियोथेरेपिस्ट को पता होना चाहिए कि अच्छा अभी ये इस प्रोसीजर से गुजर के आया है, इसकी ये अप्रोच से सर्जरी हुई थी, इसका मतलब इसका जो ये वाला पॉइंट है इसको मैंने इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं करवानी, इस पॉइंट पे फोर्स नहीं लगानी। ठीक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन सी अप्रोच यूज़ हुई है, किस अप्रोच में क्या हम प्रोसीजर इन्वॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो अगेन बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर आपके पास ट्रेडिशनल अप्रोच आती है, उसमें आप डेल्टॉइड को पूरा डिटैच कर देते हो। फिर सेकेंड अप्रोच हमारे पास ऑर्थोस्कोपिक अप्रोच आती है, जहाँ पर डेल्टॉइड जो है वो इंटैक्ट रहता है। अब एक कॉमन सेंस की बात है, अगर तो डेल्टॉइड इंटैक्ट रहा है, इसका मतलब कि पेशेंट जल्दी जल्दी अपने फंक्शनल मोबिलिटी की तरफ आ जाएगा, उसे हील अप होने में इतना टाइम नहीं चाहिए होगा। बट जो लेटेस्ट अप्रोच है वो हमारे पास मिनी ओपन अप्रोच आती है। अब इसमें क्या होता है, डेल्टॉइड को हम डिटैच नहीं करते बट उसे वर्टिकली इंसिजन्स दे रहे होते हैं, और वर्टिकल इंसिजन्स देने की वजह से भी वो जल्दी हील अप हो जाता है। उसके बाद आपकी बुक में कुछ कॉम्पोनेंट प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, यानी कि ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इस सर्जरी में। सबसे पहले हम बर्सेक्टोमी करवाते हैं, उसके बाद आप जो कोलैकोएक्रोमियल लिगामेंट होता है उसको रिलीज करवाओगे। फिर एक्रोमियोप्लास्टी होगी, अगर ज़रूरत है तो फिर ये की जाती है। आपने अगर स्टार्ट में डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें लिखा हुआ था कि ज़रूरी नहीं है कि हर सब एक्रोमियल डिकम्प्रेशन में एक्रोमियोप्लास्टी उसका पार्ट हो। अगर तो नेसेसरी है, वहाँ पे कोई ऑस्टियोफाइट बना हुआ है, तो फिर आप ये करवाते हो परफॉर्म। लास्ट में आपके पास आ जाता है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पर अगर कोई ऑस्टियोफाइट्स बने हुए थे, ऑस्टियोआर्थराइटिस था, तो आप वहाँ पे वो रिमूव करवा देते हो। दैट्स इट, ये आपका पूरा प्रोसीजर था। अगर मुझे पिक्चर मिली तो मैं अटैच कर दूंगी, इसमें आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद आपकी पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट आ जाती है, इसको हम जल्दी से डिस्कस करते हैं बिकॉज ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सब एक्रोमियल डिकम्प्रेशन के बाद दोबारा फिजियोथेरेपिस्ट का रोल आएगा, उसने पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट करवानी है। और पहला पॉइंट आपके पास यही है कि फिजियोथेरेपिस्ट को टाइप ऑफ सर्जिकल अप्रोच का पता होना चाहिए। सेकेंड चीज़, उसे ये पता हो कि रोटेटर कफ की इंटेग्रिटी कितनी है, कितने जो मसल्स है वो आपका इंसाइज्ड हुआ था इधर या नहीं हुआ था, कौन सी सर्जिकल अप्रोच थी, उसकी बेसिस पर आप अपना रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल बनाते हो, अपने डिसीजंस लेते हो। सर्जरी के बाद आपने आर्म को इमोबिलाइज कर देना है। किस तरह से करना है कि एबडक्शन में हो और इंटरनली रोटेटेड हो। इसमें साथ साथ आपकी एल्बो फ्लेक्स्ड होनी चाहिए 90 डिग्री पे। यहाँ पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा कि कौन सी पोजीशन बनती है आर्म की। और ये स्लिंग जो है 1 to 2 वीक्स तक लगा रहेगा। ठीक है, फिर हमारे पास मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी, पेन कंट्रोल करना, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना। ऑफ कोर्स सर्जरी के बाद अभी पेशेंट वार्ड में ही एडमिट होगा और वहाँ पर ही उसकी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाएगा। रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल आप बनाकर स्टार्ट कर दोगी। अब उसको मेडिसिन इंजेक्शंस तो लग ही रहे हैं पेन कंट्रोल करने के, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने के साथ साथ। आप वहाँ पर अब फिजियोथेरेपिस्ट पेन कंट्रोल करने के लिए क्या करवा सकते हैं, हम उसको मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करवा देंगे स्लिंग के थ्रू,
दूसरी चीज़, हम इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करवाने के लिए वहाँ पे क्रायोथेरेपी करवाएँगे। उसके बाद आपने देखना है कि जो उसकी बाकी एरियाज़ हैं, अब उसकी शोल्डर पे तो सर्जरी परफॉर्म हुई है, शोल्डर को वो मूव नहीं कर पा रहा, हमने ऑलरेडी स्लिंग लगाया हुआ है। बट जो उसकी डिस्टल या प्रॉक्सिमल जॉइंट्स हैं लाइक सर्वाइकल, उसके बाद एल्बो, डिस्टल में हम देखें तो एल्बो आ जाती है, रिस्ट आ जाती है, हैंड की फिंगर्स आ जाती हैं। उन सब में हमने मोबिलिटी को मेंटेन रखना है। शोल्डर सर्जरी के बाद एक पेशेंट वार्ड में एडमिटेड है, पोस्ट ऑप वार्ड में, और उसकी आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हो, तो वहाँ पे ज़रूरी है कि उसकी पोस्चरल अवेयरनेस करवाई जाए। उसे पोस्चरल ट्रेनिंग करवाएँगे, सर्वाइकल रिट्रैक्शंस करवाएँगे हम उसको। उसके अलावा हम उसकी जो है स्कैपुलर रिट्रैक्शंस करवाते हैं, और जो उसका लंबर और पेल्विक रीजन है ना, वहाँ पर हम न्यूट्रल मूवमेंट रखते हैं, ठीक है? पोज़ीशन रख रहे होते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि आप खुद देखो 24/7 ज़्यादातर दिन का जो हिस्सा है, वो बंदा अपने उस पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है, ठीक है? या वो ज़्यादा से ज़्यादा बैठ जाएगा, इतनी मूवमेंट नहीं हो रही, तो उसका पोस्चर ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए सर्जरी के बाद आप उसकी पोस्चरल अवेयरनेस करवा रहे होते हो। उसके बाद हम शोल्डर की मोबिलिटी की तरफ आ जाते हैं। अब हमने उसको रिस्टोर करना है कि पहले नॉर्मल उसकी जितनी रेंज ऑफ मोशन थी, हम उसकी तरफ वापस ले आएँ। अब ऑफ कोर्स सर्जरी हुई है, तो उसके बाद हम डायरेक्ट उसे एक्टिव रेंज ऑफ मोशन करने का नहीं कहते, कभी भी नहीं कहना, ठीक है? सबसे पहले आप क्या करवाते हो, असिस्टेड की तरफ जाते हो, या पहले उससे भी पहले आप पैसिव करवा सकते हो। आप देखते हो उसके अंदर इतनी पावर है, इतना स्टैमिना है, तो वो असिस्टेड की तरफ जाता है। तो हमने असिस्टेड रेंज ऑफ मोशंस करवानी है शोल्डर पे, फिर शोल्डर को हमने एक्सटेंशन में लेके जाना है, उसके बाद हमने उसकी पावर वगैरह इंक्रीज़ करवानी है, और फिर हमने उसे एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की तरफ लेकर जाना है। तो ये आपके पास पूरा प्रोटोकॉल होता है। ओके, अभी तक हमने जितना काम किया, हम जॉइंट पे कर रहे थे, रेंज ऑफ मोशन हम उसकी रिस्टोर करवा रहे थे, या हम मोबिलिटी को रिस्टोर करवा रहे थे उसके एडजेसेंट एरियाज़ पे, प्रॉक्सिमल और डिस्टल जॉइंट्स पर। हमने मसल पे अभी तक कोई काम नहीं किया। तो फिफ्थ पॉइंट आपका आ जाता है कि आप उसके मसल को डिसयूज़ एट्रोफी से बचाते हो, रिफ्लेक्स इन्हिबिशन होने से रोकते हो, वहाँ पर एट्रोफी होने से रोक रहे हो, ठीक है? अभी आप कैसे रोक सकते हो, जब आप मसल्स को एक्टिव रखते हो, मसल को आप आइसोमेट्रिक्स करवा के, मल्टीपल एंगल आइसोमेट्स करवाते हो, आप उसे सब मैक्सिमल रेजिस्टेंस दे रहे हो, क्योंकि आप अभी मैक्सिमम रेजिस्टेंस नहीं दे सकते। वहाँ पर अभी भी सर्जरी हुई है, हीलिंग चल रही है, तो आप बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दोगे तो हीलिंग का जो प्रोसेस है ना, वो इंटरफियर होगा, और फिर हीलिंग और स्लो हो जाएगी, और चांसेस हैं कि वहाँ पर जो ऑलरेडी इंसिजन्स वगैरह लगे हैं पेशेंट को, वो ख़राब हो जाएँ। उसके बाद आप इसे प्रोग्रेशन की तरफ लेके जाओगे, रिपिटेशंस को इंक्रीज़ करवाओगे, और स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज़ करवाओगे, जिसकी वजह से उसके मसल्स एक्टिव रहेंगे और वहाँ पे कोई भी एट्रोफी डेवलप नहीं होगी। फिर हमारे पास मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज़ स्टार्ट होता है, और उसमें हम उसकी रेंज ऑफ मोशन पे सबसे पहले काम करेंगे। फेज़ 1 में हमने उसकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करवाई थी, बट उतनी ही जितना पेन फ्री रेंज हमें मिला था, सिर्फ हम उसको अभी स्टेबल करवा रहे थे। अब इसमें हम प्रोग्रेशंस करवाते हैं, इसमें हम उसकी रेंज ऑफ मोशन फुल एंड तक लेके जाने की कोशिश करते हैं। अब जब हम किसी भी जगह की रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, तो हमें वहाँ पर मोबिलाइज़ेशंस करवानी पड़ती हैं, ठीक है? और साथ-साथ हमें वहाँ पर स्ट्रेचेज़ करवाने पड़ते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब फेज़ 2 में हम क्या करवाएँगे, जॉइंट मोबिलाइजेशन पे एम्फेसिस करेंगे, और साथ-साथ स्ट्रेचेज़ पे। अब जो स्ट्रेचेज़ हैं, वो आप शोल्डर की पोस्टीरियर मसल्स के करवाओगे, ताकि रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ हो, और साथ-साथ आप उसकी ट्रंक की भी स्ट्रेचेज़ करवाओगे। इसके अलावा आप वहाँ पर फंक्शनल पैटर्न्स को इम्पोज़ करवा सकते हो, जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ हो। जिस तरह आप फेज़ 1 में पोस्चरल अवेयरनेस करवा रहे थे, इसी तरह फेज़ 2 में भी कंटिन्यू रखोगे, और उसी तरह अलाइनमेंट पे फोकस करोगे, सर्वाइकल, लंबर एंड पेल्विक की। लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है डेवलप डायनामिक स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। अब ये वो सब चीज़ें हैं जो कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को चाहिए होती हैं टू रिटर्न बैक टू द फंक्शन, ठीक है? वो जो भी ऑक्यूपेशन पे जाता था, वो जो भी अपने काम करता था, सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, ठीक है? वो अपने काम खुद कर सके, उसके लिए ज़रूरी है वहाँ पे स्टेबिलिटी भी हो, स्ट्रेंथ भी हो, एंड्योरेंस भी हो। अब ये तीनों चीज़ें किस तरह से आप डेवलप करवाओगे, एज़ अ फिजिकल थेरेपिस्ट आप काम करोगे उसकी स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेज़ पे, और आहिस्ता-आहिस्ता आप रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, ठीक है? फिर डायनेमिक स्ट्रेंथनिंग पे काम करोगे, आइसोलेटेड मसल्स पे काम करोगे। लास्ट फेज़ आ जाता है रिटर्न टू फंक्शन फेज़, जिसमें अगेन आप उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस पे काम कर रहे होते हो, वही एक्टिविटीज़ को आप प्रोग्रेस करवा रहे होते हो, और रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करवा देते हो, ड्यूरेशन जो होता है वो शॉर्ट करवा देते हो, ताकि वो जो अपनी नेचुरल डिमांड है उसके मुताबिक काम कर सके। फिर आप उसे फंक्शनल एक्टिविटीज़ के सिमुलेशंस और करवाते हो, और अगर पेशेंट कोई एथलीट था, उसने अब दोबारा स्पोर्ट्स की तरफ जाना है, तो आप उसे रिटर्न टू स्पोर्ट्स के लिए फिर अलग सिमुलेशन एक्टिविटीज़ करवाते हो। उसके लिए थोड़ी ज़्यादा आपके पास एडवांस ट्रेनिंग करवाई जाती है, पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग करवाई जाती है, एक्सरसाइज़ेज़ करवाई जाती हैं, जिनमें थोड़ा ज़्यादा वर्क डिमांड होता है, ठीक है? तो इस तरह से आपकी जो है पोस्ट ऑपरेटिव सारी मैनेजमेंट होती है एज़ अ फिजिकल थेरेपिस्ट एक पेशेंट की, जो कि सब एक्रोमियल डिकम्प्रेशन के बाद आपके पास आ रहा है।